Without much delay, a very good evening to one and all. I hope you are all doing great. So today is first, and we all know what are we going to start from this 1st of December. We are all going to be more focused. We are going to increase our study hours, right? And we are going to appear for all the MTPs very sincerely, very appropriately. Online students, just note down today I will have 5:20 to 6 o'clock. I will have your class, and then I'm already short of 20 minutes today. And 6 to 6:30, your test. I hope there are 20. Please, isko rakh do aap. There are 23 questions, so you are going to appear for those 23 questions in 30 minutes, right? अब आज का जो चैप्टर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट किसी को? Anyone has to ask anything? No. May I start, online students? Yes, ma'am. Okay. Please pay attention now. This is the last, you can say, theoretical chapter, a lengthy chapter, a bit of complicated also. Complicated ऐसा नहीं है कि समझना मुश्किल है. कॉम्प्लिकेटेड ये कैसा है कि इसको याद करना मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तो थोड़ा सा लर्निंग पार्ट हैज रियली बिकम डिफिकल्ट. और इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि जितना मैं करवाऊंगी, आज के चैप्टर में कुछ लर्न करने को नहीं मिलेगा, बट कल से जितना मैं आपको करवाऊंगी, इंश्योर कि उसका 60% यू आर गोइंग टू लर्न इन द क्लास ओनली. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेशनल ट्रेड? पहले हमें ये बात समझनी है. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि वी हैव स्विच ओवर. हम कहां से स्विच ओवर कर गए हैं? हमने अपने आप को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से कहां की इकोनॉमी में डाल दिए हैं? ओपन इकोनॉमी में डाल दिए हैं. वी हैव ओपन अप आवर वॉल्स. पहले हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थे, बट अब हमने अपने आप को एक्सटेंडेड फैमिली बना दी है. वी हैव बिकम एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड. और मैंने क्या बोला कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी मेरी फैमिली का पार्ट हो गया है, and we can make an exchange with each and every country as per the convenience. Okay. अब पहले ये चीज समझो बेटा कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल कब है. मान लो मेरे पास 2 कंट्रीज हैं, ए एंड बी. मेरे पास इंडिया है और इंडिया के साथ कोई और कंट्री है. अब इंडिया जो है
It is known for its handicrafts. It is known for its spices. India is known for its textiles. So I have got two countries with me. What are those two countries? One is to be taken as A. ध्यान से सुनना इस बात को. And the other is to be taken as B. A जो है वो अपने कोई भी कंट्री आज की डेट में अपने आप में सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकती. सेल्फ रिलायंस का मतलब खुद में वो सफिशिएंट नहीं है. किसी ना किसी चीज के लिए मेरे को किसी दूसरे वाले से डिपेंड होना पड़ता है. जैसे पंजाब के पास अपना सारा कुछ नहीं है तो वो हरियाणा के ऊपर डिपेंड है. तो इसी तरीके से इंडिया के पास सब कुछ नहीं है तो उसको बाकी की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ा है. और बाहर की कंट्रीज को इंडिया के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. तो इंटरनेशनल ट्रेड, ए कंट्री इज गोइंग टू डील विद बी, गोइंग टू डील विद सी, गोइंग टू डील विद डी. किस चीज में वो डील कर रही है? ऑफ कोर्स जो यहाँ पे डीलिंग होगी, इट इज टू बी टेकन एज माय इकोनॉमिक डीलिंग. आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट योर नॉन इकोनॉमिक डील. नॉन इकोनॉमिक डील का मतलब जहां पे पैसों का लेना देना नहीं है. इकोनॉमिक डील का मतलब वेयर आई एम गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड, मेरे को कुछ ना कुछ उसका मिल रहा है. अब द वर्ल्ड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड. इट इज नॉट रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड में मेरे पास सिर्फ क्या हो रहा है? आई एम कंसर्न्ड विद ट्रेडिंग ओनली. I am not concerned with manufacturing. There is a difference. Am I going for manufacturing or am I going for trading? तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में इट इज इंटरनेशनल ट्रेड में आई एम दे दूंगी मैं. इंटरनेशनल ट्रेड में आई एम सिंपली कंसर्न्ड विद द ट्रेडिंग. मैन्युफैक्चरिंग मेरी कंट्री में हो चुका है, मैं उसको किसी और वाली कंट्री में जाके बेच रही हूँ, या किसी और कंट्री में बन चुके मैं उसको आपके पास आके बेच रही हूँ. ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या उठता है कि आपके पास, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है, तो ये ट्रेडिंग आपकी पॉसिबल कब है? आप ट्रेडिंग कब कर पाओगे? इंडिया कोई भी कंट्री को अपनी बनाई हुई चीज कब दे पाएगा? जब हमारे पास, आई लाइक दिस वर्ड, जब मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी है. मे आई इलेबरेट व्हाट डू वी मीन बाय दिस सफिशिएंट क्वांटिटी? जितनी हमारे पास जरूरत है मैं उतना तो प्रोड्यूस कर पा रही हूं, बट उसके साथ एक्स्ट्रा भी है. अपने खुद की कंजम्पशन के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा है, बट उसके साथ साथ मेरे पास क्या है? आई हैव टू सरप्लस ऑल्सो. मेरे पास एक्स्ट्रा है. मेरे को 10 चाहिए थे, मेरे पास 10 बंडल्स हैं, बट उस 10 बंडल्स के साथ मेरे पास 15 बंडल्स आ गए हैं. मेरे पास 5 हैं कि मैं किसी सामने वाले की जरूरत को भी पूरा कर सकती हूँ. अब अगला क्वेश्चन क्या उठता है? when it is possible to have a quantity produced in a sufficient quantity, or when it is possible to have a surplus of anything. कब ये चीज पॉसिबल है कि आप उसको जरूरत से ज्यादा बना सकते हो, आप जरूरत से ज्यादा उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो? जब आपके पास एक्सपर्टीज हो. आपके पास ये एक पॉइंट है बेटा कि जब आपके पास प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, and the ones who are doing it for first time, they will be astonished कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना वो सिर्फ एक वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. एक वर्ड है सिर्फ. इतनी बड़ी कहानी है, इतना बड़ा इसका तामझाम है, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends upon one thing, and what is that one thing? That is to be taken as a specialization, nothing else. Why I am not able to teach you accounts? Specialization, right?
अगर मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा सकती, बट व्हाट विल हैपन, माय टाइम विल बी मोर, माय एनर्जी विल बी मोर, माय कॉस्ट विल बी मोर, एंड माय रिजल्ट विल बी लेस, माय रिजल्ट विल बी पुअर। ऐसा नहीं है कि एनी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकती, बट अगर एनी इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी द सेम थिंग विल गो फॉर हर। तो एक स्पेशलाइजेशन, व्हाई वी डू नीड टू हैव अ स्पेशलाइजेशन, why do need to divide the work as per your expertise, as per your skills, as per your specialization, so that I can save my energy, I can save my resources, I can produce as per the required I need, and I can reduce my cost. माइंडेड कि बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि मेरे को मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कर। तो पहली चीज आपने जो अपने दिमाग में रखनी है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेडिंग बिटवीन वन और टू कंट्रीज, इट्स अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स आई एम गोइंग टू हैव अ बाइंग और अ सेलिंग, right? And this trading is based upon one thing only. And what is that one thing? That is to be taken as your specialization. The country which is specialized in one thing, right? Definitely their cost of production, their resources, their energy will be less utilized as compared to the other country who doesn't have a specialization. ये बात समझ में आई है? इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? मान लो यहां पे इंडिया और श्रीलंका दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों के पास वोकल फॉर लोकल है, दोनों के पास स्पेशलाइजेशन है, दोनों एशियन कंट्रीज हैं, राइट? इंडिया भी जो है वो वीट को बड़ी अच्छी क्वांटिटी में विद स्पेशलाइजेशन लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे पास एक कंट्री है, लेट्स टेक इट अ कंट्री लाइक इंडिया। एक प्रोडक्ट है, मान लो वो प्रोडक्ट आपका एक्स है, तो एक्स के प्रोडक्शन की कॉस्ट भी आपके पास क्या है? इंडिया के पास कम है। और मेरे पास एक दूसरी कंट्री है, मान लो वो चाइना ही है, अब उसकी भी एक्स बना रहा है, उसकी भी कॉस्ट कम है। इंडिया के पास भी स्पेशलाइजेशन है और चाइना के पास भी स्पेशलाइजेशन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके पास दो चीजें पॉसिबल है, या तो उस चीज की स्पेशलाइजेशन सिर्फ आपके पास है और किसी के पास उस चीज की स्पेशलाइजेशन नहीं है, फिर तो आपकी विन विन सिचुएशन है। द होल कंट्री इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन यू। पर दूसरा केस क्या है कि आपके साथ स्पेशलाइजेशन है, आपकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और कोई और कंट्री है उसकी भी स्पेशलाइजेशन है और उसके लिए उसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। फिर उन दोनों कंट्रीज में आपस में ट्रेडिंग कैसे हो? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? तो उस केस में आपके पास ट्रेडिंग कब पॉसिबल होगी? माय फेवरेट वर्ड, एंड व्हाट इज दैट फेवरेट वर्ड? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, दीपिंदर का अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, तो चल दीपिंदर तू अकाउंट्स पढ़, ठीक है, और फिर मेरे को पढ़ा देना। और समीक्षा का स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने क्या बोला, समीक्षा यू गो स्टैटिस्टिक्स, और अपना स्पेशलाइजेशन के बाद यू मेक दैट सब्जेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर फॉर दीपिंदर। ये क्या है? ये वर्ड है एक एब्सोल्यूट स्पेशलाइजेशन। One has got mastery in one and the other has got a mastery in other. अब दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं कि यार लॉ मेरा भी ठीक ठीक है, लॉ तुम्हारा भी ठीक ठीक है, मैथ्स मेरा भी ठीक ठीक है, मैथ्स तुम्हारा भी ठीक ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे? एक के 10 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के 12 नंबर आ रहे हैं, राइट? किसके ज्यादा आ रहे हैं? वाई के ज्यादा आ रहे हैं, मतलब समीक्षा के ज्यादा आ रहे हैं। तो दीपिंदर क्या बोलेगी, यार मैथ्स में तेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मैं मैथ्स में मेहनत करना बंद कर रही हूँ,
you take a lead in that. I am going to depend upon you only. दीपिंदर के कंपैरेटिवली दोनों ही पुअर है, बट कंपैरेटिवली दीपिंदर के समीक्षा से कंपेयर मार्क्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं. ज्यादा अच्छे मतलब एक दो का ही फर्क है. तो समीक्षा क्या कहेगी, यार लॉ तू मेरे से थोड़ा आगे जा रही है, तेरी कॉस्ट कम है, तेरा आउटपुट ज्यादा है, तो यू स्टार्ट डूइंग लॉ, आई विल बी डिपेंडेंट ऑन यू. समझ में आई सिंपल सी इक्वेशन? ऑनलाइन हैव यू अंडरस्टूड दिस? मैंने बहुत सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश की है. कैन यू रिप्लाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या है, Yes, ma'am. जब मैं ट्रेडिंग कर रही हूं, ये ट्रेडिंग का मेरे पास एक सोल पर्पस है. मैं क्यों ये ट्रेड करूंगी? बना तो मैं भी सकती हूँ वो चीज, बट अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है कि मेरे को वो चीज कंपैरेटिवली सस्ती पड़ रही है अगर मैं खुद इसको बनाती हूँ. अगर मैं इसको खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ तो इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव फॉर मी, बट अगर मैं ट्रेड कर लेती हूँ, किसी से मैं ले लेती हूँ, तो मेरे को मेरी कॉस्ट है कम पड़ रही है. एडवांटेज है आपको यहाँ पे. द फर्स्ट वर्ड, पहला स्पेशलाइजेशन बोल दिया. अब दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या दिया कि ट्रेडिंग का बेसिकली आपके पास पर्पस, एडवांटेज की स्पेलिंग गलत कर, ट्रेडिंग का आपके पास स्पेशली पर्पस क्या है, दैट इज टू सी द एडवांटेज. किसको इसका फायदा होने जा रहा है? होगा जरूर, अगर होगा फायदा तभी मैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाऊंगी. तो यहां पे ये एडवांटेज आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला मेरे पास एडवांटेज है, इट इज टू बी टेकन एज एब्सोल्यूट एडवांटेज, और दूसरा मेरे पास एडवांटेज है कंपैरेटिव एडवांटेज. मेरा इकोनॉमिक्स में कौन सा एडवांटेज है? एब्सोल्यूट एडवांटेज. Nobody has that much specialization, so I have got an absolute advantage. I will take less of the time, I will use less of the energy, I am going to have a minimization of the cost. जिस कॉस्ट पे मैं ये चीज बना रही हूँ, कोई और कंट्री, कोई और कंपनी उस कॉस्ट पे बना ही नहीं सकती. So all the countries are going to be dependent on it. This is what it is called as a absolute advantage. Ukraine has got an absolute advantage in the production of or in the trading of edible oil, especially a sunflower oil. रीजन कोई भी है, बट जो वो बना सकते हैं, जिस कॉस्ट में वो बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता. China has got an absolute advantage, especially in case of technology, electronic devices. जिस कॉस्ट के ऊपर चाइना बना के आपको दे सकता है, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री उस कॉस्ट में नहीं बना सकती. This example don't need any kind of explanation. We are all aware about it. Comparative advantage, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों के पास वो प्रोडक्ट है, बट नॉट इन अ विन विन सिचुएशन. दोनों के पास है तो दोनों एक मारामारी में जा रहे हैं. तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर मैं इस चीज की प्रोडक्शन करना बंद करके मैं ऐसी एक चीज की प्रोडक्शन कर रहा हूं जिसमें मेरे पास स्पेशलाइजेशन है और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन कंपेयर टू द अदर कंट्री इज गोइंग टू बी लेस, तो मैं उसमें अपनी लीड ले लूंगी. और जिस चीज को मैं रोकूंगी वो दूसरी कंट्री बनाएगी, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट उस कंट्री की कम आ रही है. तो कंपैरेटिव एडवांटेज में मेरा जो वर्ड जाएगा, दैट इज टू बी टेकन एज योर opportunity cost. Which country has got more advantage? Comparative advantage. I am producing two goods. मैं wheat produce कर रही हूँ और rice produce कर रही हूँ. दूसरी कंट्री भी wheat और rice produce कर रही है. अगर मैं wheat को produce करती हूँ और rice को नहीं करती, next best alternative for कौन?
मेरे को राइस को छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए फिर मेरे को किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, बट उस कंट्री को वीट को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो वीट मेरे ऊपर डिपेंड। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आई विल टीच यू, बट पहली चीज आपको अभी तक क्या दिमाग में रखनी है कि वी आर गोइंग टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स विच इज बेस्ड अपॉन specialization. It is basically based upon advantage. Advantage can be of two types. I can have either an absolute advantage or I can have a comparative advantage. और अगर मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है, it is based upon the theories which are related with the absolute advantage and comparative advantage. We will discuss that. उसके बाद क्या है कि जब मैं ट्रेडिंग कर रही हूं, आई एम गोइंग टू डू अक्रॉस बॉर्डर्स। इंडिया से कोई चीज बाहर जाएगी, बाहर से कोई चीज इंडिया में आएगी। आपने देखा था ना इंट्रा स्टेट जीएसटी। अगर मेरे को पंजाब से कोई चीज हरियाणा में लेके जानी है तो मेरे को क्या करना पड़ना था, जीएसटी देनी पड़ती है मेरे को। अगर मैं बॉर्डर भी क्रॉस करती हूँ, पंजाब से हरियाणा में जाती हूँ, तो मेरे को टोल टैक्स देना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बेटा जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज जाती है तो वहां पे टैक्स नहीं होता। वहां पे जो वर्ड होता है वो वर्ड आप ट्रंप जी का फेवरेट वर्ड, दैट इज टैरिफ्स। अगर मैं विद इन द कंट्री कोई चीज लगा रही हूँ, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ टैक्स। बट अगर मैं अक्रॉस द बॉर्डर लगा रही हूँ तो उसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो टैक्स आपका क्या बन जाएगा, दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज अ टैरिफ। नेक्स्ट यूनिट आपका इज एब्सोल्युटली बेस्ड अपॉन दिस टैरिफ्स। कितनी तरीके के टैरिफ्स होते हैं, कितनी तरीके के सैंक्शंस होते हैं, व्हाट आर टैरिफ बैरियर्स, व्हाट आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। आप सबने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी, अब तो हम उसके आदी बन चुके हैं, बट जब वो पहले वॉर हुई थी एकदम से पुतिन ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था तो पूरे वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज सैंक्शंस? सैंक्शंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। जो रशिया की करेंसी है उसको इंटरनेशनल ट्रेड में बैन कर दिया गया था, दैट दिस इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रशिया के साथ हमने कोई भी ट्रेड नहीं करना। तो ऐसे में जब कोई भी आपके इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशंस होती हैं तो आपके पास टैरिफ्स लगाए जाते हैं, सैंक्शंस लगाई जाती हैं। जैसे अभी ट्रंप कह रहा है कि इंडिया को रशिया से क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए, ऑयल नहीं खरीदनी चाहिए। और या ट्रंप जी क्या कह रहे हैं कि इंडिया और मेरे साथ जो भी चीजें होंगी मैं उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि ये टैरिफ आपका डिसाइड करते हैं कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस क्या होने वाली है। तो सेकंड चैप्टर मतलब आने वाले जो यूनिट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस बिग इन डिटेल ऑल द डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स जो आपको क्लास में लर्न करनी है। फिर उसके बाद आपके पास आती है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। आप देखते हो कि बार बार इंडिया के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कभी आप देखते हो कि G20 समिट चल रहा है, कभी आप देखते हो G7 समिट चल रहा है, कभी एशियन चल रहा है, कभी ब्रिक्स चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। उनका पर्पस क्या होता है? हम देखते हैं कि मोदी जी कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट साइन किया। So what is all this? A full unit is based upon this. कौन कौन से राउंड्स हुए थे, कब ये इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैसे बनी थी, उसके कैसे राउंड्स होते हैं, सेक्रेटरी क्या है, काउंसिल क्या है। तो ये पूरा टेक्निकल प्रोसीजर है जो आपको एज इट इज लर्न करना है। तो ये पूरा चैप्टर जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इट इज कंसर्न्ड विद ऑल दीज थिंग्स। बट इसकी एग्जामिनेशन वेटेज जो है, इज इट फॉर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स? 10 मार्क्स की वेटेज है। तो 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं हमने, राइट? तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। आर यू कनेक्टेड विद द चैप्टर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू कनेक्टेड विद द चैप्टर कि हमने किस
रेलवे के ट्रेन में हमने किस बोगी में बैठना है, किस बॉक्स में बैठना है? अब Yes, ma'am. ओके जी। अब इससे पहले कि मैं बुक में जाऊं और मैं आपको खोलूं चैप्टर नंबर 9 का यूनिट 1, मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली, हिस्टोरिकली आपके पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे? फिर गलत आंसर दिया। वी वर हैविंग 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली। मतलब जब हम ह्यूमनाइजेशन जब हमारे पास आई है तो उस टाइम के ऊपर मेरे पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे? दे वर 2। और वो कौन कौन से थे? इट वाज लैंड एंड लेबर। Out of these two, which one is to be taken as a permanent factor? Land is to be considered as a permanent factor. और labor कौन है? We are the labor. We are the human resource. Modern में मेरे पास capital add हो गई है, but उससे पहले I was just having 2 factors, name them land and labor. Okay? तो जो मेरे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मेरा एडम स्मिथ है सबसे पहला, ठीक है, उसने जो थ्योरी दी मेरे को, ऑन विच थ्योरी इट वाज बेस्ड, इट वाज टू बी कॉल्ड एज 2:2:1 मॉडल। जो क्लासिकल थ्योरी थी आपकी एडम स्मिथ की, अभी बुक में से सारा करवाऊंगी, बट पहले उसकी वोकैबुलरी को देखो कि उसका मॉडल क्या था। उसका मॉडल था 2:2:1। और जो मेरे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, राइट, उनका जो मॉडल था, इसमें 2 ही हैं आपके पास। एक एडम स्मिथ की थ्योरी है और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी हेक्स्टर ओहिलिन। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई इकोनॉमिस्ट जाना चाहता है ना, तो वो ओहिलिन है, OHLIN, राइट। तो एक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की ऑफ कोर्स आगे आगे जाके हमारे पास रिकार्डो भी आया, सब कुछ आया, बट हम उसको बोलते हैं एडम स्मिथ ही। ओके, छोटी छोटी बहुत सारी थ्योरीज आई, बट 2 मेजर थ्योरीज है मेरे पास, एडम स्मिथ एंड हेक्स्टर ओहिलिन। और यहाँ पे जो क्लासिकल अप्रोच थी, उन्होंने हमें दिया 2:2:1 मॉडल। और जो मॉडर्न थ्योरी है, उन्होंने हमें दिया 2:2:2 मॉडल। नो व्हाट इज दिस? क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बैंक है और आपको इसी तरीके से इसको लर्न करना है। फर्स्ट 2 का मतलब क्या बना? 2 कंट्रीज। ट्रेड है ना, ट्रेड के लिए बायर और सेलर का होना जरूरी है, तो इसका मतलब आई नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ 2 कंट्रीज। इट इज नॉट गोइंग टू बी टेकन एज अ 1 कंट्री की वो अपने साथ ही करेगा। सो आई डू हैव अ 2 कंट्रीज। ओके, उसके बाद अनदर 2 मतलब 2 प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट वो देगा, एक प्रोडक्ट वो देगा, जिसके साथ मैंने कंपैरिजन करना है या जो करना है। तो मेरे पास क्या है? 2 कंट्रीज हैं और 2 प्रोडक्ट्स हैं विच इज गोइंग टू बी ट्रेडेड। 1 यहाँ पे क्या है? that I will have only 1 factor of production। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा जी? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा आपका लेबर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने आपके कौन से फैक्टर के ऊपर फोकस डाला? दैट इज लेबर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2 कंट्रीज, 2 प्रोडक्ट्स, 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और मेरे पास कौन सा है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज टू बी टेकन एज अ लेबर। और 2:2:2 जो मेरे पास मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या हो गया? 2 कंट्रीज, 2 प्रोडक्ट्स है, बट अब यहां पे क्या हो गया? 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 कंट्रीज, 2 factors of production and 2 products.
टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो गए? लेबर एंड कैपिटल। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रही हूं जो आपसे पूछे जाने हैं, सो प्लीज लर्न देम एज इट इज ओनली, कोई वेरिएशन नहीं आनी इनमें। अभी बुक में तरह लेके ही नहीं जा रही मैं आप। सो अगर मेरे पास एडम स्मिथ थ्योरी है, दे हैव बेस्ड अपॉन ओनली वन फैक्टर। अगर मेरे पास मॉडर्न थ्योरी है, इट इज बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स। और जब टू फैक्टर्स हैं, आई एम गिविंग यू अनदर न्यू वर्ड, और वो वर्ड क्या है? फैक्टर एंडोमेंट्स। क्या वर्ड है वो? फैक्टर एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स का मतलब क्या होता है? नेचुरली अगर मैं लेबर दे रही हूं, अगर मैं कैपिटल दे रही हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कुछ तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड करूंगी ना। तो व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड यू आर गोइंग, आपको क्या मैं पे कर रही हूं? what is your payment, what is your contribution in that? So this is the word जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ, right? Now let's see आपका बुक का। you have to be very very cautious, क्योंकि एक एक चीज we are going to study and we are going to see कि कौन सी चीज और कब अंडरलाइन करनी है। it is a matter of 10 days, it is a matter of 10 marks, 10 days 10 marks। ना 10 डेज आपने कोई छुट्टी लेनी है, ना 10 डेज मैंने कोई छुट्टी लेनी है। पहली चीज, डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्क्राइब हाउ इट इज डिफर फ्रॉम इंटरनल ट्रेड। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इंटरनल ट्रेड मींस विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल ट्रेड मींस व्हेन आई एम गोइंग टू डू अक्रॉस द बॉर्डर। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लिबरल आर्ट, should I put any restrictions on that or should it be a liberal, flexible होना चाहिए? Explain the mercantilist views on the international trade। mercantilist मतलब क्या हुआ? mercantile, goods, trading, business। I am not going to have a services over here, but yes, international level के ऊपर हम services का भी आदान प्रदान करते हैं, right? Ricardian theory and then according to the मॉडर्न थ्योरी। चलो जी, सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज अ पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? ऐसा क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड वो क्या कह रहे हैं? अ पावरफुल स्टिमुलस। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या यहां पे हुआ? कैन एनीवन टेल मी? कैसे होंगे? नहीं, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ यहां पे? व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड? फुली यूटिलाइज्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। resource efficiency means that whatever resources I do have, I am going to use them to the fullest, क्योंकि मैं स्पेशलाइज्ड हूं, राइट? मेरे को पता है कि इस रिसोर्स को मैंने कैसे यूज करना है, nobody else knows। तो उसमें आपके रिसोर्सेज क्या होंगे? वेस्टेज नहीं होगी, कोई भी आपके पास डेड वेट लॉस नहीं होगा। जस्ट स्कूल कॉल
वेलकम बैक. लेट मी कंप्लीट दीज 2 पॉइंट्स. कि आपके पास इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब कोई भी रिसोर्स आपका किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा. जब आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ग्रोथ आएगी, आपके पास डेवलपमेंट आएगी, आपके पास प्रोडक्शन होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी राइज करेगी. ठीक है. तो इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ऑल ओवर ग्लोबल एस्पेक्ट के ऊपर, ग्लोबली आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, to the best we are going to make use of those resources, right? The wider market make possible owing to the trade induces company to reap the quantitative and the qualitative benefits. देखो इन्होंने यहाँ पे वर्ड दे दिया डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क एज पर स्पेशलाइजेशन. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, कहने को मैथ्स में भी करवा सकती हूँ, कहने को स्टैट्स अश्विनी सर भी करवा सकते हैं, राइट? ये नहीं है कि अश्विनी सर को स्टैट्स नहीं आता या मेरे को मैथ्स नहीं आता, बट वी हैव डिवाइडेड एज पर स्पेशलाइजेशन. कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर मैं मैथ्स करवाऊंगी तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और हो सकता है वो आउटपुट आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए. और वही सेम चीज किसको अप्लाई हो रही है? अश्विनी सर को अप्लाई हो रही है. तो आप ही के सामने देखो, इंटरनेशनल ट्रेड की आप ही के सामने एग्जांपल बैठी. दिस इज कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव एडवांटेज कि नहीं वो मैथ संभाले, ठीक है, आता दोनों को है, बट क्या चीज है? डिवीजन ऑफ लेबर. यहाँ पे जिसका जो काम है, छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पे भी काम डिवाइड हुआ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर? कि आपके पास आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दे आर गोइंग टू बी यूज्ड ऑप्टिमली, और किसी भी तरीके की किसी भी कंट्री के पास कोई भी एक्सेस कैपेसिटी ना बचे. ठीक है. सेकंड आपके पास आया एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट, उनको देना, इसको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बेस्ट यूज. अब मेरी स्पेशलाइजेशन है, अब मेरे को पता है ना कि मैंने ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इसका मैक्सिमम रिजल्ट कहां पर आएगा. अगर कोई नॉन स्पेशलाइज्ड है, उसके सामने चीज पड़ी है, वो कहेगा अच्छा इसमें भी यूज कर लो, इसमें भी यूज कर लो, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग. ठीक है. बट यहाँ पे क्या है? बीइंग अ स्पेशलाइज्ड, आई नो कि अगर मैंने इस चीज को इस पर्पस के लिए यूज किया तो मेरा रिजल्ट जो है वो बेस्ट आ सकता है, कोई भी मेरे को गलत रिजल्ट नहीं आएगा. तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मतलब आपकी एलोकेशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूज ऑफ नेचुरल, ह्यूमन, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. सो डिक्रीज द डोमेस्टिक मोनोपोलीज. दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू नोट. अगर आज की डेट में आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद एन ओपन इकोनॉमी, राइट? तो सो कॉल्ड, अगर मेरे पास मारुति है, अगर मेरे पास अडानी जी हैं, अगर मेरे पास अंबानी जी हैं, तो वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू चार्ज हैवी प्राइसेस. उनको पता है कि मेरी कंट्री में मेरी मोनोपोली है और क्लोज्ड इकोनॉमी है, मैं बाहर जाके कोई चीज मंगवा ही नहीं सकती. सो दे विल चार्ज वेरी हाई प्राइसेस. तो ये इस तरीके से आपका जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें इट इज अ डिस्करेजमेंट कि कोई भी किसी भी तरीके की मोनोपोली जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती. नेक्स्ट आपके पास ट्रेड प्रोवाइड्स न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल्स. यस, आपके पास इसमें कोई भी गलत वाली बात नहीं है. इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसिटेट्स इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सबसे बड़ा एडवांटेज डिवीजन ऑफ लेबर, इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेशलाइजेशन का क्या है? दैट इज इनोवेशंस. नॉट इन्वेंशंस, बट व्हाट इज द वर्ड? इनोवेशंस. राइट? चीज तो इकोनॉमिक्स तो वही है, कोई भी टीचर कंटेंट चेंज नहीं कर सकता, बट उसी कंटेंट को डिफरेंट वे से कैसे डिलीवर करना है ताकि बच्चे के दिमाग में पूरे अच्छे से चला जाए और मेरे पास रिजल्ट आ जाए. व्हाट इज दिस? दिस इज माय इनोवेशन. रेक की स्ट्रेटजी,
हर एक की टेक्नोलॉजी अलग अलग से है। स्टिमुलस टू इनोवेशन है। उसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया भूटान को हेल्प करता है, इंडिया नेपाल को हेल्प करता है, इंडिया श्रीलंका को हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये कंट्रीज भूटान में, स्पेशली अगर आप जाओ भूटान में, जितना भी पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, भूटान में पानी नहीं था। भूटान में पानी को अवेलेबल करवाना, उसका प्रोजेक्ट्स को द होल क्रेडिट गोज टू इंडिया। तो ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोर डेवलप्ड कंट्रीज पहले क्या करती थी? एक्सप्लॉयटेशन करती थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आके एक्सप्लॉइट किया, एज अ कॉलोनी यूज किया। बट जब हम एक एग्रीमेंट के अंदर जा रहे हैं, जो G20 बनता है या G7 बनता है, वो क्या करते हैं? वो इसी एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करता है। एक अंडर लीगल सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर हमारे पास ये सारी ट्रेडिंग होती है, न्यू मार्केट आती है, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। बट इसके साथ इसके आपके पास कई नुकसान भी हैं। नुकसान क्या? ऑफ कोर्स कि कुछ कंट्रीज सुपरसीड कर जाती हैं आपको एक्सप्लॉइट भी करती हैं, जितने मर्जी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये देखो, एक्सप्लॉयटेशन है, आपका इन्वायरमेंट डैमेज करता है। वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ गया और इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही भूल चुका है। ट्रेड साइकिल्स हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इंक्रीज हो चुकी है। आप सारी चीज के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड कर जाते हो, एंड देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। राइट? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास आपका खुद का एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट होता है, बट जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में पड़ जाते हो तो आपको ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। राइट ऑनलाइन जी? कल मैं शुरू करूंगी इसका थेरीज पार्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द टेस्ट। प्लीज सबमिट वेल इन टाइम एंड do mention clearly about your name and mention in the same order. Don't do randomly. Okay, online students? Yes, ma'am. Yes, All the ma'am. best.